बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर के साथ नॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में पढ़ा है कि हाविंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम स्ट्रोक की लेंथ को हाफ करते हैं। उसके हाफ करने के पीछे एक वजह है, यानी जब भी स्ट्रोक ठ और ड आ जाता है तो हम स्ट्रोक को हाफ करके उसके एंड में ठ और ड पढ़ते हैं। अब ये हाविंग कहाँ कहाँ नहीं होता है, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हम हाफ नहीं कर सकते हैं, वो केसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। मसलन हमारे पास स्ट्रोक्स हैं, आर के बाद ठ या ड आ जाए। अब देखिए आर के बाद ठ आता है, यानी आर आ जाए इसके बाद ठ आ जाए, यूं हम उसको हाफ कर सकते हैं। अगर इसको हम हाफ करेंगे तो ये यूं इस तरह हाफ होगा, आधा रहेगा। जब ये आधा रहता है या आर के बाद टी एस इवन आ जाए तो इसको आधा करके हम उसके साथ एस ऐड करते हैं, तो अमूमन ये आर के बाद जो ठ आता है उसको हाफ करने से एक शॉर्ट फॉर्म जिसे हम शुड या एंड पढ़ते हैं। हालांकि वो लेंथ में से छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट हैंड में चूंकि स्पीड से लिखते हैं तो लेंथ का पता नहीं चलता है। इस तर्ज का बनेगा आर टी, और आर टी एस है तो इस तर्ज का बनेगा, यानी एंड और शुड जैसा नजर आएगा, या इस के साथ जैसे हम द यूज करते हैं इस तरह का बन जाएगा। तो इस कंट्रोडिक्शन से बचने के लिए हम जब भी आर के बाद ठ या ड आ जाता है तो उसको हाफ नहीं करते हैं बल्कि पूरा लिखते हैं। मसलन कौन से अल्फाज में, अब आप देखिए रेट, हालांकि उसको हाफ करना चाहिए यानी यूं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें वो एंड या शुड नजर आएगा, इसलिए इस रेट को या रेट्स को पूरा लिखना। इवन रेट्स लिखना चाहे तो हम यूं लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने इसको हाफ नहीं करना, इसको पूरा लिखना। इसी तरह राइट आर के बाद ठ या ड है। इसी तरह रूट या रूट आर के बाद ठ या ड आ जाता है, तो इन केसेस में हमने हाफ नहीं करना है। दूसरे केस, हमारे पास 3 स्पेशल स्ट्रोक्स हैं जो कि फ, व और ल चूंकि है। फ हम यूं लिखते हैं, व हम यूं लिखते हैं, और ल चूंकि अपवर्ड लिखते हैं। अब इन तीनों स्ट्रोक्स की एक कर्व साइट है, यानी ये कर्व साइट है इसकी, और एल की ये कर्व साइट है। अगर इन तीनों स्ट्रोक्स के बाद ख आ जाए और फिर ठ ड आ जाए, यानी होगा कैसे, फ ख ठ या ड यूं होगा। अगर हम इसको हाफ करते हैं, फर्स्ट करें फ ख हाफ करते हैं, तो हमें यह पता नहीं चलता कि हमने खाली फ को इस तरह लिखा है या उसके साथ हाफ किया हुआ ख भी है, यानी लेंथ का फिर पता नहीं चलता है। इसलिए इन 3 स्ट्रोक्स के बाद यानी फ, व और ल के बाद ख आ जाए और ख के एंड में ठ और ड आ जाए, क्योंकि हम हाफ करते हैं ख को, ख हाफ करने से ये हाफ रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि फ या व हम ऐसे लिखा है या उसके साथ ख भी है हाफ किया हुआ, तो लेंथ का पता नहीं चलता। इसलिए इन 3 कर्व स्ट्रोक्स के बाद ख और फिर ठ या ड आने की सूरत में हम हाफ नहीं कर सकते। जैसे फैक्ट, अब इस फैक्ट को अगर हम हाफ करना चाहें तो ये हाफ होगा, तो इधर क्या पता चलता है कि मैंने खाली ऐसे लिखा है या इसके साथ ख फिर ठ या ड भी है, पता नहीं चलता, इसलिए हम हाफ नहीं कर सकते। इफेक्ट या लाइक्ड या सिलेक्ट, इवन शुरू में सर्कल भी आ जाए तो बाद में हम इस ख यानी इस सर्कल को, इस कर्व स्ट्रोक को कंसीडर करते, उसके बाद ख और ठ ड को हम कंसीडर करते, तो यहां भी हम हाफ नहीं कर सकते। इन 3 स्ट्रोक्स के बाद ख और फिर ठ ड आ जाए तो हाफ नहीं करना है। 2 और केसेस हैं, जैसे कि टी आर एक साथ आ जाता है, टेरिटरी एक लफ्ज है, टी आर बार बार आ जाता है। उसमें क्या होता है, अब टी आपने लिखा, उसके बाद आर आपने हाफ किया क्योंकि आगे फिर टी है, और फिर अगला आर आप इधर यूं लिखेंगे। अब हमें इसमें भी पता नहीं चलता कि हमारा एक ही आर इस तरह का है या उसमें एक हाफ किया हुआ आर है और फिर एक आर है, कोई पता नहीं चलता लेंथ की वजह से। इसलिए हमें जब भी टी आर एक साथ आ जाता है किसी वर्ड में तब भी हाफ नहीं कर सकते। और दूसरा है एम एन या एन एम, या
NM या MN दोनों जिगजैग की सूरत में है, तो हम उनमें से किसको हाफ करते हैं? वो जिगजैग में लेंथ का पता नहीं चलता। मसलन मैं अगर यूं करता हूं या फिर मैं यूं करता हूं, इसमें मैंने किसको हाफ किया है वो जल्दी में लिखने की वजह से पता नहीं चलता है, लिहाजा हम MN या NM में भी हाफ नहीं कर सकते हैं। यानी NM और MN कब हाफ होते हैं? उसके एंड में T या D आ जाए, तो MN के बाद थर्ड या NM के बाद थर्ड ड आ जाए तो हाफ नहीं करना है। यहां पे मैं थ या ड बी लिखता हूं। अच्छा, लास्ट केस, हम अमूमन आखिर में ठ या ड आता है तो हाफ तो कर लेते हैं, लेकिन इन केस आखिर में आने वाले ठ या ड के बाद वावल आ जाता है, उस वावल को प्लेस करने के लिए स्ट्रोक चाहिए होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेसेस होती है। हम जिस स्ट्रोक को हाफ करते हैं वहां हाफ इसलिए करते हैं कि उसके एंड में टी है या फिर डी है। अब उसको तो हम लिखते ही नहीं है, टी और डी को नहीं लिखते, बल्कि उससे प्रीवियस जो स्ट्रोक है उसको हाफ करते हैं। जब उस टी और डी का अपना वावल होगा वो किसके साथ लिखेंगे? लिहाजा आखिरी ठ और ड के बाद वावल आ जाए तब हमने बिल्कुल हाफ नहीं करना है, क्योंकि हमें वावल प्लेस करनी पड़ती है। जब हम हाफ करेंगे तो वो स्ट्रोक ही नहीं आता है, तो प्लेस कहां पे करेंगे? जैसे कि पिटी। अब देखिए, खाली अगर पिट लफ्ज होता हम हाफ करते यूं, क्योंकि इस ठ से पहले कोई वावल है तो है, लेकिन बाद में कोई वावल नहीं, हम हाफ कर सकते पिट। लेकिन पिटी और ठ के बाद एक वावल है, इस वावल की खातिर हमें ठ पूरा लिखना होगा, हमें कोई हाफ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बॉडी, बॉल, अगर बेड, बेड, इस तरह के अल्फाज होते हैं हम हाफ कर लेते, जबकि इसमें बॉडी है, ये लास्ट जो वावल है इसकी खातिर हम हाफ नहीं कर सकते। इसी तरह 40, फोर्ट होता हम हाफ करते, लेकिन फिर भी उसमें आर के बाद टी या डी आ जाता है, हमें लेंथ का मसला होता है। लेकिन 40 में तो एक वाज़ेह वावल है, ठक के बाद एक वावल है, हम हाफ नहीं कर सकते। इसी तरह विंडो, विंड अगर होता हम हाफ कर लेते हैं, लेकिन विंडो है लिहाजा हम हाफ नहीं कर सकते। आप में से अगर किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको बर वक्त मिल सके। आप सबका